हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हो लास्ट वीक से जो हमारी वर्कशीट्स आ रही हैं वो चैप्टर 8 से आ रही हैं, जिसका नाम है गति, मोशन। और काफ़ी सारे बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बट एक दो क्वेश्चंस बच्चों के गलत हो जाते हैं। और वो ऐसा इसलिए होता है कि कई बार हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते, तो उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए ही अब हम वीडियो के थ्रू स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आज हमारा चैप्टर है 8, जिसका नाम है गति, मोशन। तो अगर हम पिछली क्लासेस की बात करें तो आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो कि गति होती क्या है, ठीक है। और आपने गति के अलग अलग तरह के प्रकार भी पढ़े थे, टाइप्स ऑफ मोशन, जैसे कि रेखीय गति थी, वृत्तीय गति थी, आवर्त गति थी। इंग्लिश में अगर कहें तो रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो आपके लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि आपके सराउंडिंग में आपने कितनी ऑब्जेक्ट्स को गति में देखा है और किस किस प्रकार की गति हैं वो आपको प्रॉपरली डिफाइन करना है। इसका आंसर लिखना है और व्हाट्सएप के ग्रुप में डालना है, ठीक है। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं गति से। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है गति, तो हमें ये पता होना चाहिए कि गति होती क्या है, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोशन। जब कोई भी वस्तु निश्चित बिंदु की तुलना में अगर अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेती है तो उस वस्तु को गति में कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म छोड़कर जा रही है, ठीक है। वो प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है, तो अब उस प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में उस ट्रेन की जो स्थिति है, आप देखोगे कुछ सेकंड्स बाद वो बदलती जाएगी, हर सेकंड पे वो बदलती जा रही है। फॉर एग्जांपल, पहले उसके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है जब तक वो वहाँ पर खड़ी है। जैसे ही ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया, ट्रेन आगे की तरफ जाती गई और प्लेटफॉर्म वहीं पर रह गया, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होता गया, बढ़ता गया। इसका मतलब क्या है, जो ट्रेन है उसकी स्थिति प्लेटफॉर्म की तुलना में बदलती जा रही है। इसका मतलब ट्रेन किस चीज़ में है, मोशन में है, गति में है, ठीक है। अब देखो, अगर हम जब किसी भी वस्तु की स्थिति के बारे में बताते हैं कि वस्तु की स्थिति क्या है, उसके लिए सबसे पहले हमें एक निश्चित बिंदु की ज़रूरत होती है, एक मूल बिंदु की ज़रूरत होती है। और मूल बिंदु हमेशा हमारा स्टेशनरी होता है, जो अपनी पोजीशन को चेंज बिल्कुल भी नहीं करता। एक एग्जाम्पल से हम ले लेते हैं, जैसे हम अपने स्कूल की बात करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप ये बताओ आपका स्कूल कहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो एक तो आप एग्जाम्पल दो तरीके से दिए जा सकते हैं एग्जाम्पल। एक तो जैसे हम ये कह देते हैं कि एक रोड पे गाड़ी खड़ी है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो उस गाड़ी से 2 किलोमीटर आगे चलने के बाद हमारा स्कूल आता है। बट यहाँ पर क्या है, जो गाड़ी है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं है, वो विराम अवस्था में नहीं है, वो अपनी पोजीशन को लगातार चेंज करता रहता है। अगर कोई आया गाड़ी को उठा ले गया तो इसका मतलब गाड़ी वहाँ नहीं है। फिर जिसको आपने इतना अच्छा एड्रेस बताया है वो बेचारा ढूंढता रह जाएगा कि स्कूल कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो इससे बेस्ट अगर एड्रेस हमें बताना हो, अपने स्कूल की पोजीशन बतानी हो, तो हम क्या बता सकते हैं कि हमारे उधर जाओगे, एक स्कूल है ध्रुव पब्लिक स्कूल, उस ध्रुव पब्लिक स्कूल के पास ही हमारा स्कूल पड़ता है। अब हमने ध्रुव पब्लिक स्कूल को मेंशन क्यों किया, क्योंकि हमें पता है वो स्कूल वहीं पर रहेगा और उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। कोई 10 दिन बाद, 1 साल बाद जाएगा तो वो स्कूल उनको वहीं पर मिलेगा, ठीक है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो हमेशा ही उसकी तुलना किसी ऐसे पॉइंट से करते हैं जो पॉइंट आपका स्टेशनरी होता है। इज इट ओके? उसके बाद देखो, अगर कोई वस्तु है, अगर वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसी वस्तु जो रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, यदि कोई वस्तु के एक बिंदु की तुलना में अपनी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं करती है, इसका मतलब वो वस्तु विराम अवस्था में है, स्टेशनरी पोजीशन में है, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट, देन दैट ऑब्जेक्ट इज नॉन इन स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है।
और यदि कोई वस्तु किसी एक बिंदु की तुलना में अपनी स्थिति को परिवर्तित कर देती है तो वो वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट देन दैट ऑब्जेक्ट इज नॉन इन मोशन। ठीक है, और जनरली हमारा जो मोशन है वो 3 टाइप्स का होता है, रेखीय गति, वृत्तीय गति, कंपन गति। रेखीय गति को इंग्लिश में रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन होता है जब कोई एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। सेकंड है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव करता है तब उसकी मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। फिर है कंपन गति, मतलब ऑसिलेटरी मोशन आप बोल सकते हो। ऑसिलेटरी मोशन में जो आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो वो है पेंडुलम का, कि वो अपनी पोजीशन के इधर उधर लगातार मूव करता रहता है। इसको हम पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये अपनी पोजीशन को या ये अपनी मोशन को रिपीट करता है, इसीलिए इसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं और पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब साइंस में हमारे पास भौतिक राशियाँ होती हैं जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, अब जैसे देखोगे आप यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है भौतिक इकाई, इसको हम राशि भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसको या तो मापा जा सके या उसको तोला जा सके, उनको हम भौतिक राशियाँ बोलते हैं। और भौतिक राशि को लिखने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हमें ज़रूरत होती है परिमाण की, ठीक है, और दूसरी ज़रूरत हमें होती है इकाई या फिर मैं कह सकती हूँ मात्रक की। ठीक है, परिमाण को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड और इकाई या मात्रक को बोलते हैं यूनिट। अब जैसे मैं ये कहूँ कि हमारे स्कूल की किसी दूसरे स्कूल से जो दूरी है वो 2 किलोमीटर्स है, तो इसमें जो ये 2 है ये तो परिमाण है और किलोमीटर जो है ये इकाई है। ठीक है, और जो मैंने ये बताई दूरी है ये हमारे स्कूल की दूसरे स्कूल से, तो दूरी आपकी यहाँ पर क्या है, भौतिक राशि है। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है परिमाण मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है मात्रक इकाई यूनिट। ठीक है, अब भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। ठीक है, अदिश में दिश जो शब्द है उसका मतलब है दिशा और ए मतलब बिना, जिसकी कोई दिशा ना हो, कि ऐसी भौतिक राशि जिसका सिर्फ परिमाण है पर उसकी कोई दिशा नहीं है, वो राशि आपकी अदिश राशि कहलाती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन देन इट इज़ नोन एज स्केलर क्वांटिटी। इसका एग्जाम्पल है दूरी, चाल। दूसरी होती है सदिश राशि, स का मतलब होता है साथ और दिश का मतलब होता है दिशा, कि जो परिमाण के साथ साथ दिशा को भी दर्शाए। ऐसी भौतिक राशि जिसका परिमाण भी हो और दिशा भी हो उसको सदिश राशि बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, इसमें और ज़्यादा क्लियरेंस आपको तब पता चलेगी जब हम भौतिक राशियों के बारे में स्टडी करेंगे और जब हम ये डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है। ठीक है, ज़्यादा क्लियरेंस आपको तब मिलेगी, बाकी अभी आप समझ सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं 2 भौतिक राशियों की, एक है दूरी और एक है विस्थापन। ठीक है, दूरी होती क्या है, कोई भी 2 बिंदु है, ठीक है, उन 2 बिंदुओं के बीच में जो रास्ता तय किया हुआ है उसकी कुल जो लंबाई होती है वो दूरी होती है। फॉर एग्जांपल जो नीचे डायग्राम दे रखा है इसमें ये एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब इसका जो तय रास्ता है वो ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम चलना शुरू करेंगे, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आ गए और यहाँ पहुँच गए, तो ये इसका तय किया हुआ पथ है। तो इसकी जो एक कुल लंबाई है ए से लेकर बी तक जाने के लिए ये क्या कहलाएगी, दूरी। ठीक है, अब विस्थापन क्या होता है, ये प्रारंभिक बिंदु है हमारा, हमें यहाँ चलना है और यहाँ ख़त्म करना है और ये अंतिम बिंदु हो गया। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे कम दूरी होती है वो विस्थापन कहलाती है। ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये आपका विस्थापन कहलाएगा। इज़ इट क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो आप बाद में क्वेश्चन करके भी पूछ सकते हो। अब जैसे इसमें मैं कहती हूँ कि हम दूरी निकालेंगे और विस्थापन निकालेंगे, तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए है, आपको करके बताना है कि जो ये डायग्राम दे रखा है इसमें दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा। मैं आपको किसी दूसरे डायग्राम के थ्रू समझा सकती हूँ। ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ जाता है, यहाँ जाता है और यहाँ पे ये तय किया हुआ रास्ता है कि वो इसी रास्ते से घूम के यहाँ पर आएगा। ये 10 मीटर का डिस्टेंस है, ये 10 मीटर है और ये 10 मीटर है। तो यहाँ पे कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? यहाँ से हम निकले, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, तो कुल जो हमारी दूरी है वो कितनी हो जाएगी? 30 मीटर। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो होगा इसके और इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का ये 10 है तो ये भी कितना होगा? 10। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 मीटर। ठीक है, तो आज हमने दो ही फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, भौतिक राशियाँ पढ़ी हैं। एक है दूरी और दूसरा है विस्थापन। तो डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन स्टार्टिंग एंड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दैट इज़ नोन एज डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब इसके डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहली चीज़ यही कि दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। क्योंकि दूरी आपको सिर्फ इतना बताती है कि वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, आपको ये नहीं बताएगा कि किस दिशा में है। बट विस्थापन आपको दिशा बताएगा कि वो ऑब्जेक्ट इस बिंदु के उत्तर दिशा में इतने किलोमीटर दूर है। तो विस्थापन आपको दोनों चीज़ें बताता है, दूरी आपको सिर्फ परिमाण के बारे में बताएगा। और दूरी और विस्थापन के बीच में जो सेकंड पॉइंट हमने लिखा है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी अभी इनकी डेफिनेशन ही है। दूरी में आप देखोगे इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव और ज़ीरो नहीं हो सकती, वो हमेशा ही धनात्मक रहती है, पॉजिटिव रहती है। और जो विस्थापन है वो आपका तीनों हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप चल रहे हो तो दूरी तो आप कुछ ना कुछ तय कर रहे हो, पर विस्थापन देखो बेटा कैसे धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। आपको ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, आपको इधर जाना है, आप गए इधर थे और इस पॉइंट के आप इस तरफ पहुंच चुके हो। तो दूरी तो क्या है? 5, मैं कहूँ ये 5 मीटर, ये 5 मीटर और ये 10 मीटर। तो 5, 10, 10, 20 दूरी तो आपकी कितनी होगी? 20 मीटर। अगर मैं बात करूँ विस्थापन की तो इसके बीच में जो इसके बीच में ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये वाला, ये हमारा क्या है? विस्थापन। ठीक है, अब अगर आप इसको निकालोगे तो ये इधर, मतलब इसके जिस डायरेक्शन में हम गए थे उससे अपोजिट डायरेक्शन में अब हमारा फाइनल पॉइंट, तो इसीलिए जब इसका विस्थापन निकलेगा तो ये माइनस में आ जाएगा। और शून्य कैसे हो सकता है? आपका ये एक पॉइंट है ए, आप यहाँ से गए एक पॉइंट बी तक और वापस आप ट्रैवल करके यहीं पे आ चुके हो, इसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे। तो अब दूरी तो आपने तय की गई है, 10 मीटर जाने में लगा और 10 मीटर आने में, तो दूरी तो आपकी 20 मीटर हो गई। बट आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है? 0। तो इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। तो ये चीज़ ध्यान रखना, दूरी आपकी हमेशा ही पॉजिटिव होती है और जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो आपका पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 कुछ भी हो सकता है। दूरी आपकी हमेशा ही विस्थापन से ज़्यादा होती है और ज़्यादा से ज़्यादा विस्थापन के बराबर हो सकती है। ठीक है, कभी भी विस्थापन से कम नहीं होगी, पर विस्थापन की का जो मान होता है वो दूरी के बराबर या उससे कम ही होता है, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं होता। क्योंकि जैसा कि आपने टर्म में पढ़ा, विस्थापन होता ही क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, कम से कम। जब वो दूरी ही कम से कम है तो ऑब्वियसली वो एक्चुअल पाथ से तो कम ही होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगला टॉपिक हम नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन तो ये था कि
आपके आसपास सराउंडिंग में कितने ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसको आप मूव करते देखते हो, मोशन करते देखते हो। सेकंड आपके लिए क्वेश्चन ये था कि जो ये मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में आपको डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, दूरी और विस्थापन। तो जिस बच्चे ने करके भेज दिए दैट मीन्स यू वॉच द वीडियो, और अगर नहीं भेजे दैट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी। तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी योर रिस्पॉन्स अच्छा लगा तो आगे कुछ और अच्छा करेंगे, और अगर आप ही का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो सोचेंगे फिर आगे और क्या करना है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो, कुछ ना समझ में आया हो, कहीं लगा हो कि मैडम ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बताना, नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये जो मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, इन नोट्स को अपनी कॉपी में लिख लेना, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं कोशिश करना आप खुद ही इनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सको। कुछ की डेफिनेशन मैंने बोली भी है, कुछ वर्ड्स को मैंने इंग्लिश में मेंशन भी किया हुआ है, तो ट्राई योर बेस्ट। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।